28 फरवरी 2026। ईरान के सर्वोच्च नेता अपने तेहरान परिसर के अंदर बैठे हैं। आयतुल्ला अली खमेनी उच्च अधिकारियों से मिलते हैं। वह अपने करीबी सलाहकारों के साथ बैठे हैं और खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं। वो इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते थे। सैकड़ों मील दूर इजरायली लड़ाकू विमानों का एक दस्ता सुबह आसमान में उड़ रहे हैं। 92 मिलियन लोगों वाले एक देश के सर्वोच्च शासक के पास अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है। इसी तरह अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्ला को खत्म किया। पूरे शासन तंत्र के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना बेहतरीन गणितीय सटीकता की मांग करता है। एक हथियारबंद देश को अराजकता में डालना महीनों की निर्मम और सोच समझकर बनाई गई योजना की मांग करता है। सुबह 6:30 बजे इजरायली समयानुसार मध्य पूर्व पर सूरज उगा। हमले के लिए विमानों के एक दस्ते ने उड़ान भरकर तेहरान की ओर रुख किया। इस हमले की अगुवाई F-15 ईगल ने की थी। ये 50 साल पुरानी मशीन है, लेकिन लगातार सनक की हद तक किए गए सुधारों ने इसे शीर्ष शिकारी बना दिया है। 2 इंजन इतने जोरदार थ्रस्ट पैदा करते हैं कि भारी जेट को माक 2.5 से भी आगे यानी 1900 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से धकेल सकते हैं। F-15 सीधा ऊपर चढ़ सकता है। ये अपनी नाक सितारों की तरफ कर सकता है और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधे ऊपर की ओर रफ्तार पकड़ सकता है। अत्याधुनिक रडार डिजिटल स्नाइपर स्कोप जैसा काम करता है। ईगल दुश्मन के विमान को नजर की सीमा से पहले ही देख और नष्ट कर सकता है। ईगल आमतौर पर कम दूरी के हथियारों का विशाल जखीरा रखते हैं, लेकिन इस मिशन में वे विमान नहीं बल्कि एक आदमी का शिकार कर रहे थे। पंखों के नीचे दर्जनों स्पैरो मिसाइलें थीं। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की स्पैरो एक आधुनिक हवा से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक हथियार है। पायलट ट्रिगर दबाते ही मिसाइल सीधी न जाकर ऊपर की ओर तेजी से ऊपरी वायुमंडल में चली जाती है। सैन्य जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन मिलकर मिसाइल को हाइपरसोनिक गति से पृथ्वी की ओर मार्गदर्शित करते हैं। एक पायलट 600 मील से भी ज्यादा दूर या 1000 किलोमीटर के खाली क्षेत्र से स्पैरो मिसाइल छोड़ सकता है और मिसाइल अपने लक्ष्य पर लगेगी। लक्ष्य का आकार एक डाइनिंग टेबल जितना हो सकता है। अपनी भयावह निर्विवाद सटीकता के साथ इन काइनेटिक जल्लादों से दर्जनों की तादाद में लैस F-15 विमान पूर्व की ओर बढ़े। तेहरान की उड़ान 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा रही, पर लक्ष्य को व्यवहारिक रूप से मार पाना लगभग असंभव था। आयतुल्ला अली खमेनी अमेरिका और इजराइल के लिए मूर्ख नहीं थे, बल्कि ईरानी जनता के लिए दुश्मन नंबर 1 और अजेयता का प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या से इस्लामी गणराज्य पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। बंद दरवाजों के पीछे हकीकत कुछ और थी। उन्होंने तेहरान में अपने किलेबंद परिसर के नीचे 2 अलग अलग भूमिगत बंकर बनाने का आदेश दिया। वे जमीन के नीचे इतनी गहराई में दबे हुए थे कि ब्लास्ट डोर तक पहुंचने के लिए एक विशेष लिफ्ट की जरूरत पड़ती थी। चट्टान तक पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा लगते थे। उसने अपने पुराने सहयोगी हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की रणनीति की नकल की। वह हर शाम अपने बंकर में चला जाता था। वह केवल दिन की रोशनी में सतह पर बने दफ्तरों में आता था। फिर जून 2025 की 12 दिन की जंग ने सब कुछ बदल दिया। इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अचानक किया गया बड़ा हमला कर प्रमुख कमांडरों और शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। इस खूनी संघर्ष के बाद खामनेई एक भूत की तरह हो गए। वो सार्वजनिक नजरों से गायब हो गए। उन्होंने अपना लगभग सारा समय जमीन के नीचे गहराई में बिताया। इजराइल और अमेरिका को एक कड़ी सामरिक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें पता था कि आयतुल्ला को खत्म करने के मौके कम मिलेंगे। लक्ष्य बेहद शक्की था। केवल बहुत छोटे क्षणिक मौके ही मिलते जब वह जमीन के ऊपर और उनकी नजरों के सामने आता। उन्हें यह पता करना था कि दुर्लभ मौके कब मिलेंगे और जैसे ही मौका मिले हमला करने की योजना तैयार रखनी थी। सही समय जानने के लिए उन्हें डेटा चाहिए था। कई महीनों तक इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सख्त निगरानी अभियान चलाया। उन्होंने जितना संभव हो सके उतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ खामनेई पर नजर नहीं रखी, बल्कि उनके स्टाफ का पीछा किया, उनकी सुरक्षा टीमों पर नजर रखी, उनके करीबी सहयोगियों का पूरा ब्यौरा तैयार किया, उनके सलाहकारों की निगरानी की और उनके परिवार के सदस्यों की सूची बनाई। उन्होंने हर उस महत्वपूर्ण ईरानी अधिकारी पर नजर रखी जो उनके संपर्क में आया। उन्होंने
उनके जीवन के हर घंटे का हिसाब रखा, उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या पर नजर रखी और उनके परिसर का नक्शा तैयार किया। उन्हें हमला करने की सही तारीख, समय और जगह जाननी थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि मौका मिलते ही उनका हमला बिना किसी चूक के हो। नाकामी विकल्प नहीं थी। इजरायली एजेंटों ने गोपनीय उपकरणों से तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक किए। उन्होंने पाश्चर स्ट्रीट के उन कैमरों पर ध्यान केंद्रित किया जहां खामनेई का परिसर था। इस डिजिटल हैक ने उन्हें जमीन पर स्थायी निगरानी की सुविधा दे दी। उन्होंने इलाके की रियल टाइम फीड्स एक्सेस कर ली, जिससे वे कभी भी देख सकते थे कि कौन आ जा रहा है। महीनों निगरानी के बाद इजराइल की यूनिट 8200 के खुफिया एजेंटों ने इलाके की विस्तृत तस्वीर बना ली। उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने सबसे छोटे छोटे विवरणों को भी मैप कर लिया था। उन्होंने यह भी दर्ज किया कि उस परिसर के ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स काम पर आने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाते थे। उन्होंने यह रिकॉर्ड किया कि वे हर दिन कितने बजे ड्यूटी पर होते थे। उन्होंने यह भी ट्रैक किया कि उन्हें किसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने यहाँ तक कि उन खास जगहों को भी मैप किया जहाँ वे अपनी कारें पार्क करना पसंद करते थे। एक पूर्व CIA अधिकारी ने ऑपरेशन की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता समझाई। ये एक बड़ा जिक्सो पजल है जिसमें आप सूचनाओं के टुकड़े जोड़ते हैं। जहाँ भरोसेमंद डेटा नहीं, वहाँ और गहराई से देखते हैं। उसी में सब कुछ मिलेगा। वे भोजन कैसे पाते हैं और उनके कचरे का क्या होता है। हम सभी उठते, सोते और खाते पीते हैं। हर काम एक निशान छोड़ता है। इजरायली एजेंटों ने पाश्चर स्ट्रीट के पास मोबाइल टावर हैक कर अधिकारियों और उनके स्टाफ की आवाजाही का पता लगाने के लिए उनके फ़ोन हैक किए। उन्होंने बहुत सारा कच्चा डेटा इकट्ठा कर उसे एल्गोरिदम में डाला ताकि पैटर्न खुद पहचाने जा सके। मशीनों ने दुश्मन के मुख्यालय की एक साफ और विस्तृत तस्वीर दी। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी उतनी ही लगातार लगी हुई थी। CIA ने आयतुल्ला पर कड़ी नजर रखने के लिए अपनी गोपनीय संसाधनों और तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसकी गतिविधियों, उसकी बैठकों और उसकी गहराई से जमी हुई आदतों पर नजर रखी। उन्होंने वह कैसे रहता था, किससे मिलता था और ठीक किस समय उसके छिपने की जगह से बाहर निकलने की सबसे अधिक संभावना थी, इन सब के बारे में जितना हो सका सब कुछ जान लिया। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। दुनिया की 2 सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों ने परछाइयों से देखा जब ईरान के अधिकारी अपने काम में लगे हुए थे। एजेंट्स ने धैर्य से इंतजार किया। वे उस एक मौके का इंतजार कर रहे थे जो कम से कम उन्हें एक सफल हमला करने का मौका दे सके। फिर उन्होंने एक असामान्यता देखी। इजरायली खुफिया एजेंसी को पता चला कि अली खामनेई 28 फरवरी को अपने जमीन के ऊपर वाले परिसर में शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक में शामिल होंगे। लक्ष्य सूची चौंका देने वाली थी। मोहम्मद पकपूर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ, अजीज नजीरजादे, ईरानी रक्षा मंत्री एडमिरल अली शामखानी, देश की सैन्य परिषद के प्रमुख सैयद माजिद मूसावी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स कमांडर मोहम्मद शिराजी, ईरान के उप खुफिया मंत्री, यहाँ तक कि अयातुल्ला के परिवार के सदस्य भी उजागर हो गए। उनके बेटे मुइतबा, बेटी बोशरा और जीवन साथी सभी से वहीं आने की उम्मीद थी। रिपोर्ट्स के अनुसार CIA ने मौके पर मौजूद एक अहम मुखबिर को अपने पक्ष में कर लिया। स्रोत ने पुष्टि की कि बैठक समय पर और योजना अनुसार हो रही थी। कुछ खुफिया विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अयातुल्ला के आंतरिक घेरे में कोई गहरे तक घुसा हुआ भेदिया था जिसने आखिरकार उन्हें धोखा देने का फैसला किया। उन्होंने जैसे भी जानकारी पाई हो, यही वह पल था जिसका अमेरिका और इजराइल को इंतजार था। यह उनका सुनहरा मौका था। वे एक ही हमले में देश के नेतृत्व को हमेशा के लिए अपंग कर सकते थे। वे किसी भी हाल में नहीं चूक सकते थे। यह जीवन में एक बार का मौका था। वे पहले ही चुपचाप ईरान पर हमले की योजनाएं बना रहे थे। असल में उन्होंने रात के अंधेरे में हमला करने का सोचा था, पर नए मौके ने यह योजना बदल दी। ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही अमेरिका और इजराइल ने अपनी योजनाएं पूरी तरह बदल दी। उन्होंने रात के हमले की योजना रद्द कर दी। इसके बजाय उन्होंने दिन के उजाले में हमला करने का फैसला किया। उन्होंने वह समय चुना जब ईरानी अधिकारियों को उनके हमले की सबसे कम उम्मीद थी। जैसे जैसे हमले की तारीख नज़दीक आ रही थी,
इजराइल और अमेरिका अपनी योजनाएं गुप्त रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। असली मंशा लीक होने का कोई जोखिम नहीं लिया। अगर ईरानी शासन को दुश्मनों की योजना का आभास भी होता तो 28 फरवरी की बैठक तुरंत रद्द हो जाती। आयतुल्ला को तुरंत उसके भूमिगत बंकर के भीतर गहराई में सुरक्षित कर दिया जाता। उसे इजराइल की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच से भी बहुत दूर रखा जाता। अमेरिका और इजराइल ने हर जानकारी गुप्त रखी, लेकिन दिन के उजाले ने घातक कमजोरी पैदा कर दी। इजरायली जेट के तेहरान हवाई क्षेत्र में पहुंचने तक सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी पहले ही खामनेई परिसर पहुंच चुके थे। यह विशाल परिसर कई भारी किलेबंद इमारतों से मिलकर बना था, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति का कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद शामिल थे। सर्वोच्च नेता एक अलग इमारत से काम करते थे। कई अधिकारी मुख्य इमारतों में से एक में इकट्ठा थे, जबकि आयतुल्ला अली खमेनेई अपने कार्यालय में अकेले थे। यह स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 पर था। लक्ष्य कितनी भी दूर हो, इजरायली लड़ाकू विमानों के पास पर्याप्त स्पैरो मिसाइलें थीं, जिससे वे पूरे परिसर को चट्टान तक नष्ट कर सकते थे। ईरानियों ने जल्लादों को कभी आते नहीं देखा। उन्होंने दशकों तक लगातार यही प्रशिक्षण लिया था कि हमले शाम या रात में होंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि कट्टर दुश्मन दिन में नेतृत्व को खत्म करने वाला हमला करेंगे, लेकिन इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर कोई भी नागरिक या गार्ड आने वाले खतरे को देख लेता तो वह सिर्फ एक फोन कॉल कर सकता था। आयतुल्ला 5 मिनट की लिफ्ट की सवारी करता है। मिशन असफल होता है। महीनों की योजना और वर्षों की जानकारी व्यर्थ जाती है। अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह रेडियो साइलेंस चाहिए था। इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंटों ने मिलकर डिजिटल किल स्विच शुरू किया। उन्होंने स्थानीय मोबाइल टावरों पर अपने नियंत्रण को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने पाश्चर स्ट्रीट के आसपास के इलाके में सभी डिजिटल सेवाओं को बाधित कर दिया। उन्होंने नेटवर्क को डेड स्टैटिक से जाम कर दिया। यहाँ तक कि अगर कोई घबराया हुआ गार्ड सुरक्षा टीमों को आसन्न हमले की चेतावनी देने के लिए बेतहाशा कॉल करने की कोशिश करता, अगर वे खामनेई के अंगरक्षकों तक पहुंचने की कोशिश भी करते तो भी संपर्क नहीं कर पाते। उन्होंने मोहल्ले को डिजिटल रूप से बंद कर अदृश्य जाल सक्रिय कर दिया। सुबह 9:40 पर सीधे सैन्य हमले शुरू हो गए। ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमानों ने हथियार दागे। दर्जनों स्पैरो मिसाइलें तेजी से खामनेई परिसर की ओर बढ़ी। कुछ सेकंड में कई सटीक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों से टकराईं। उन्होंने दशकों से खड़ी कंक्रीट इमारतों को तुरंत धुएं और मलबे में बदल दिया। ओदेड एलम, मोसाद के आतंकवाद रोधी प्रभाग के पूर्व प्रमुख, ने आधुनिक युद्ध की भयावहता बताई। सिर्फ 60 सेकंड, बस इतना ही समय इस ऑपरेशन में लगा, लेकिन ये कई सालों की तैयारी का नतीजा है। अब युद्ध का मैदान टैंक और विमान नहीं, बल्कि डेटा, पहुंच, भरोसा और समय से तय होता है। 1 मिनट किसी क्षेत्र को बदल सकता है, और ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ। काले धुएं के गुबार ने हवा को घेर लिया था। आसपास के लोग हैरान और डरे हुए इस तबाही को देख रहे थे। पलक झपकते ही खामनेई का प्रसिद्ध परिसर, जो उनके और अधिकारियों की सुरक्षित शरण स्थली थी, मिट गया। खामने खुद भी मारा गया। परिसर के अंदर जो कुछ लोग चमत्कारिक रूप से शुरुआती हमलों से बच गए थे, वे बेतहाशा शरण की तलाश में भागने लगे। खामनेई के बेटे मोइतबा ऐसे सांख्यिकी अपवादों में थे। वह बैलिस्टिक मिसाइलें आने से ठीक पहले बाहर ताज़ी हवा लेने गए थे। उनके पैर में गंभीर चोट आई और धमाके में उन्होंने पिता, पत्नी और बेटे को खो दिया। वह किसी तरह मलबे से खुद को घसीटकर जिंदा बाहर निकालने में कामयाब रहे। अली खामनेई के बचने की कोई संभावना नहीं थी। 86 साल की उम्र में उनका जीवन और उनके कई करीबी अधिकारियों का जीवन अचानक और हिंसक ढंग से खत्म हुआ। एक हमले में ईरानी राज्य के मुखिया को साफ तौर पर खत्म कर दिया गया। तुरंत बाद की उपग्रह तस्वीरों ने तबाही की विनाशकारी सीमा को उजागर कर दिया। आने वाले घंटों में अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान की वायु रक्षा, रडार, सैन्य ठिकानों व अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर कई अतिरिक्त हवाई हमले किए। जो लोग शासन में बचे थे, वे एक अस्थायी 3 सदस्यीय परिषद बनाने के लिए भागदौड़ करने लगे, ताकि नियंत्रण का कुछ दिखावा किया जा सके।
उन्होंने मोइत्बा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता चुना। युद्ध के पहले ही दिन शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने वाला हमला सैन्य लिहाज से आखिरी शहमात होता है। यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देते समय व्लादिमीर पुतिन को भी इसी तरह की पूर्णता की उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि 60 सेकंड में जीत मिल जाएगी। वह सीधे एक खूनी संघर्ष में चले गए, यह देखने के लिए कि किस तरह भारी हथियारों से कमजोर यूक्रेनी सेना ने एक क्रूर जाल बिछाया, जिसने पहले ही दिन रूसी युद्ध मशीन को पूरी तरह तोड़ दिया। स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें। हम अगले युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे।